हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं पर सीबीएसई क्लास 10 साइंस टॉप एमसीक्यूज जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑप्शंस करेक्टली शोज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल्स। तो हिंदी में इसका मतलब है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यानी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मतलब सेल्स के लिए प्रॉपर पाथ है। तो वो क्या है? डी होगा आंसर। तो एक्चुअली में क्या है, सवाल केवल आपको ये नहीं कि एमसीक्यू का आंसर पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि ये क्यों है। तो ये पूरा पिक्चराइजेशन आपको पता होना चाहिए। ये है हार्ट के 4 चैम्बर। अरे ऊपर वाले दोनों पोर्शन को बोलते हैं एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट एट्रियम, और ये क्या है? राइट एट्रियम। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ पर लंग्स से पहले ब्लड कहाँ, मान लिया सपोज करो कि ये लंग्स है, तो लंग्स से एक वीन आती है जिसको हम पल्मोनरी वीन्स कहते हैं। पल्मोनरी मीन्स लेफ्ट एट्रियम में आती है और उसके बाद ये पल्मोनरी वीन हो गई और लेफ्ट एट्रियम, और फिर कहाँ जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से स्क्वीज्ड होके ये पंप आउट हो जाता है आयोटा में, और आयोटा से फिर पेरिफेरल जो ब्लड वेसल्स है उसमें चेंज होके और कैपिलरीज में अल्टीमेटली चेंज होता है। फिर प्रत्येक बॉडी सेल्स को ऑक्सीजन सप्लाई होती है। अब है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू वाटर। तो वाटर में जो वाटर को अगर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो गई तो ये किस में चेंज हो जाता है? H2 और O2 में चेंज हो जाता है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? डिकम्पोजिशन। यानी वाटर डिकम्पोज हो गया 2 सब्सटेंसेस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोल देते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। तो सेरिबेलम के द्वारा पोस्चर कंट्रोल होते हैं, जैसे डांस हो गया और जो स्किल्स के लिए जो जिम्मेवार होता है, और इसको मिनी ब्रेन भी बोलते हैं सेरिबेलम को इसीलिए। तो स्किल, जितनी भी स्किल्स हैं ज़्यादातर जिनमें हमें ज़्यादा सोचना तो नहीं पड़ता, लेकिन स्किल जैसे स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया और डांसिंग हो गया, ये सब कंट्रोल होता सेरिबेलम से। अगला क्वेश्चन है, बिफोर बर्निंग इन एयर द मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ सैंड पेपर। तो मैग्नीशियम पेपर को सैंड पेपर से रब क्यों किया जाता है, क्यों रगड़ा जाता है? तो क्योंकि मैग्नीशियम में मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, तो उसको हटाने के लिए रिबन से साफ किया जाता है। तो हमारा आंसर होगा बी, रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड फ्रॉम द रिबन सरफेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट। क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। तो हमें जो दे रखा है, हमें दे रखा है कि बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट NH4SO4 अमोनियम सल्फेट मिलके बनाता है क्या? BaSO4 बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो NH4 अमोनियम क्लोराइड तो डिजोल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में, क्योंकि बेरियम क्लोराइड का यहाँ पे सॉल्यूशन है, NH4SO4 ये भी सॉल्यूशन है। तो अमोनियम क्लोराइड क्या है? डिजोल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में, और बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दूसरा, एक्सचेंज ऑफ आयंस है। यहाँ बेरियम जो है NH4 को सब्स्टिट्यूट करके BaSO4 बना देता है, और NH4 Ba को सब्स्टिट्यूट करके NH4Cl। तो आयनों का एक्सचेंज भी हो रहा है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो है ही है, साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। तो ये आंसर हो जाएगा सेकेंड और फोर्थ, यानी डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, ए मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, वाई। तो जो फ्रेश मिल्क होता है उसमें बेकिंग सोडा मिलाता है मिल्कमैन, क्यों? ताकि मिल्क ज़्यादा देर तक सही सलामत रहे, प्रिजर्व करने के लिए उसको।
तो उसकी ड्यूरेबिलिटी नहीं, तो ज़्यादातर मिल्क क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ज़्यादा देर तक मिल्क को रखना है तो हमें क्या मिलाना पड़ेगा, थोड़ी सी अमाउंट बेकिंग सोडा मिलाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर हमारा टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ न्यूट्रिशन इन फंगी। तो फंगी क्या होता है, जो डेड एनिमल्स होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं, उनसे अपना फूड लेता है। तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलेंगे, सेप्रोट्रॉप्स। जो डेड चीज़ों से अपना फूड लेते हैं उनको बोलते हैं सेप्रोट्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 8, विच कंडक्टिंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो ये आंसर है फ्लोएम का, क्योंकि फ्लोएम क्या होता है, लीव्स फूड जो बनाती हैं, लीव से ऊपर जो अपर पार्ट ऑफ द ट्री होगा वहाँ भी फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, लेफ्ट में भी करना है, राइट में भी करना है, और रूट तक पहुँचाना है फूड को। तो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा। तो फ्लोएम हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमंस। तो पहले बता दें कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। ये हार्ट का चैम्बर है, और ऊपर वाले दोनों ये लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। तो ब्लड यहाँ पर से लेफ्ट एट्रियम में आता है लंग से, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में ये स्कीज आउट हो जाता है, और उसके बाद यहाँ से आयोटा, ये आयोटा हमारे ब्लड वेसल, सबसे बड़ी ब्लड वेसल होती है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड क्या हो जाता है, ये सीज हो जाता है, स्कीज हो जाता है, यहाँ चले जाता है। तो ये जो आयोटा है इसकी वॉल्स में क्या होता है, प्रेशर बन जाता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आयोटा की वॉल्स में प्रेशर होता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तब ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, तो इसको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। और डायस्टोलिक क्या होता है इसका, जब ये रिलैक्स हो जाता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जब क्या होगा, अब ये दोनों प्रोसेस क्या होती हैं, सेम होती हैं, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो जो है डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा, जब रिलैक्स होता है, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल जब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स क्या होंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे। तो रिलैक्स होंगे तो ब्लड प्रेशर थोड़ा कम होता है। तो रिलैक्सेशन के वक्त जो प्रेशर है उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर। तो ये नॉर्मल कब होना चाहिए, नॉर्मल होता है 120 mm। ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जो पहले वाला ब्लड प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, और जो कम वाला होता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ये नॉर्मल कंडीशन है एक हेल्दी पर्सन के लिए, जितना होना चाहिए 80 से कम होना चाहिए डायस्टोलिक, और 120 या इससे कम होना चाहिए सिस्टोलिक प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे कौन सा नॉन मेटल जहाँ पे लिक्विड स्टेट में रहता है, वो है ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। तो सेरिब्रम का मेन फंक्शन, जितना भी हम सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन करते हैं, सारा कंट्रोल किससे होता है, सेरिब्रम से। तो थिंकिंग मेन फंक्शन हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 12, द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द ह्यूमन बॉडी इज, ऑफ कोर्स इट इज ब्रेन। तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ ए न्यूरॉन इज कॉल्ड। तो न्यूरॉन कैसा होता है, न्यूरॉन ये होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है लॉन्गेस्ट फाइबर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉन्गेस्ट फाइबर क्या है, एक्सॉन है। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेज इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड। तो यहाँ पे सिफाइलिस, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। गोनोरिया भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनमें होता है। और HIV एड्स जो वायरस के थ्रू होता है, और ये तो आपको पता ही है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। केवल हेपेटाइटिस हो गया इसमें। हेपेटाइटिस क्या होता है, लीवर में जब इन्फ्लेमेशन आती है, और इसका मेन रीज़न होता है ज़्यादा अल्कोहलिक होना, और भी बहुत सारी चीज़ें ड्रग्स के द्वारा हो सकता है। तो ये हेपेटाइटिस इसको बोलते हैं। ये भी वायरस के थ्रू होता है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, द ब्लू अपीयरेंस ऑफ द स्काई इज ड्यू टू। तो ब्लू अपीयरेंस किस वजह से होती है, जैसे कि
हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसियस पार्टिकल्स हैं। तो इन गैसियस पार्टिकल जैसे लाइट इंटर होती है तो गैसियस पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, तो ये छोटी वेवलेंथ के कलर को क्या करते हैं, स्कैटर कर देते हैं। स्कैटर का मतलब लाइट को पहले ये एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद फैलाएगा। तो ये क्या है, ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं, तो इसलिए स्काई का कलर क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। तो इसका मेन कारण क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 16, द फेनोमेनन ऑफ लाइट स्कैटरिंग बाय कोलाइडल पार्टिकल नोन एज। तो कोलाइडल पार्टिकल जैसे कि मिल्क एक कोलाइड है, और मिल्क में जैसे कि आप इसको टॉर्च से इसमें लाइट पास कराओगे तो क्या होगा, हमें लाइट की एक स्ट्रिप दिखती है बीचों बीच मिल्क के। तो इसी को क्या बोलते हैं, इस फेनोमेना का नाम है टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, sunlight is passed through a transparent medium having very fine particles. These particles scatter light. Which among the given component of light undergoes more scattering? तो सबसे ज़्यादा स्कैटरिंग जैसे पहले क्वेश्चन में आप पढ़ चुके हो कौन सा कलर होगा, क्योंकि पार्टिकल्स वेरी फाइन बहुत छोटे होते हैं एटमॉस्फेयर में, और सबसे छोटी मेन कलर में सबसे कम वेवलेंथ किसका है, ब्लू कलर का। तो कम वेवलेंथ वाले कलर छोटे छोटे पार्टिकल्स ज़्यादा स्कैटर करते हैं, इसलिए स्काई का कलर भी क्या दिखाई देता है, ब्लू। तो ब्लू कलर सबसे ज़्यादा स्कैटर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये क्या है, काऊ डंग। एल्यूमिनियम कैन भी नहीं है, DDT भी नहीं है, प्लास्टिक बैग भी नहीं है, और काऊ डंग बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं इसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, अल्टीमेटली जैसे सॉइल में मिल जाता है काऊ डंग। क्वेश्चन नंबर 19, द प्रोसेस इन विच नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स accumulate in increasing amounts at each higher ट्रॉफिक लेवल विद इन द फूड चेन इज रिफर टू एज। क्या बोलते हैं इसको, बायोमैग्निफिकेशंस। तो बायोमैग्निफिकेशन एक्चुअली में क्या है कि जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि प्लांट्स है, प्लांट्स में हमने फर्टिलाइज़र वगैरह जैसे DDT वगैरह और भी है पेस्टिसाइड डाल दिए, तो रेन से क्या होता है, ये वाटर बॉडीज़ में चले जाता है। वाटर बॉडी में मछलियाँ खाएंगी तो मछलियों के अंदर भी ये केमिकल जाएगा, और फिर मछलियाँ को खाने वाला जो भी क्रीचर होगा उस पर और ज़्यादा केमिकल्स का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल ऊपर होता जाता है। तो फूड चेन में जो हायर ट्रॉफिक लेवल वाले होते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन ज़्यादा होता है। तो ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट टर्म्स इज यूज्ड टू रिफर टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, जेनोटाइप। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ये मेंडल ने जो लिया था, 2 टाइप के प्लांट लिए थे, और इससे आप वेन डायग्राम जो बनाते हैं वो पीनट डायग्राम, TT और TT और क्या बन गया, TT और TT। तो यहाँ पर जेनोटाइप, यहाँ पर जेनोटाइप क्या है, ये जेनोटाइप लॉन्ग प्लांट है, टॉल प्लांट। ये जेनोटाइप ये भी लंबा है, ये भी लंबा। तो जो फिजिकल नेचर उसको बोलते हैं फेनोटाइप, और जो जिसमें जेनेटिक्स की वजह से जो है तो उसको जेनोटाइप बोलते हैं। तो ये जेनोटाइप लंबा है, ये क्या है, जेनोटाइप लंबा, और ये जेनोटाइप लंबा। तो ये हो गया जेनोटाइप। तो जेनोटाइप का रेशियो यहाँ पर क्या है, ये अलग किस्म का है, जैसे कि TT1 रेशियो, और ये कैपिटल T स्मॉल t वाले 2 हैं। जेनोटाइप रेशियो ये होता है, और स्मॉल t ये क्या है, इस टाइप का भी 1 है। तो जेनोटाइप रेशियो तो 1:2:1 हो गया। और फेनोटाइप रेशियो क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस को बोलते हैं। जैसे ये लंबा है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, तो फिजिकल जो फेनोटाइपिक रेशियो होगा 3:1 हो जाएगा। तभी समझ गए होंगे आप जेनोटाइप क्या होता है। तो जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल के लिए कौन सा टर्म्स इस्तेमाल करते हैं हम, जेनोटाइप। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट शुड बी द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो ये होना चाहिए सॉफ्ट आयरन। हार्ड आयरन में क्या होता है कि लिटिल परसेंटेज थोड़ा सा कार्बन भी होता है। रस्टेड आयरन तो आपको पता ही है बेकार होता है, और भंगुर होता है एक किस्म से, जो टू ब्रेकेबल हो जाता है, तो इसको तो रख ही नहीं सकते। तो कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, सॉफ्ट आयरन, ताकि यह इजीली मैग्नेटाइज हो जाए।
इन विच, क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच मीडियम डज लाइट हैव द मैक्सिमम वेलोसिटी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा लाइट की वेलोसिटी उतनी कम होती है। तो यहाँ पर सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, वैक्यूम का। तो जिसका सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। अब है क्वेश्चन नंबर 23, इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट इंडिकेट द ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज मेंस्ट्रुएशन। तो जैसे मेंस्ट्रुएशन सुनी हुई थी, इसका मतलब फीमेल इज एबल टू हैव रिप्रोडक्शन। तो इसीलिए ये इसी से इंडिकेशन होगा, रिप्रोडक्टिव फेज का ये इंडिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 24, द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। कौन सी डिवाइस होती है जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती है, तो वो क्या होगा आंसर, जनरेटर। क्योंकि मोटर क्या होता है, मोटर को तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए चलाने के लिए, तो इलेक्ट्रिक करंट थोड़ा प्रोड्यूस करती है। गैल्वेनोमीटर ये नापने के लिए होता है वोल्टेज और इलेक्ट्रिक करंट को। एमीटर क्या होता है, करंट को नापता है। तो जनरेटर इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। तो कौन सा रूल है, ये है आपका लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल। तो क्या होना चाहिए आंसर इसका, राइट हैंड थंब रूल। अभी आपको तीनों रूल बताते हैं। ये है आपका राइट हैंड थंब रूल। तो यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर करंट फ्लो हो रहा है सीधे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ जो है ये इस तरीके से शो अप होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको राइट हैंड थंब रूल बोलते हैं। और ये है आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ही आंसर होगा, क्योंकि अगर दोनों फिंगर्स, ये बीच वाली फिंगर्स और ये इधर से जो थर्ड नंबर की फिंगर है, ये दोनों अगर क्या है 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। यहाँ पर जैसे ये दिखा रखा है तो ये फोर्स लगेगा। तो ये क्या है आंसर इसका, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हो जाएगा आंसर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये आंसर। तो फाइंड द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। तो यहाँ पर ये जो इमेज दे रखी है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें जो है सॉल्यूशन है सोडियम सल्फेट का, और दूसरी टेस्ट ट्यूब ये दे रखी है जिसमें बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। तो दोनों को जो है, दोनों की रिएक्शन करके क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला लिख लेते हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और दूसरा क्या है बेरियम क्लोराइड, और ये बेरियम क्लोराइड दोनों मिक्सअप हो जाएंगे यहाँ पे। तो जो है क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारा, एक तो बनेगा बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे हमें बैलेंस नहीं करना कुछ, हमें केवल अल्टरनेट दे रखा, उनमें से एक अल्टरनेट सही आंसर होगा। तो यहाँ पे बेरियम सल्फेट क्योंकि सॉलिड है, ये प्रेसिपिटेट होगा यहाँ पे। तो बेरियम सल्फेट क्या होगा हमें बताना, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन द अबव रिएक्शन। तो यहाँ पर जो सॉलिड स्टेट में होगा वो क्या होगा, बेरियम सल्फेट, ये हमारा। द कलर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट्स ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। यानी जिंक मेटल को हमने कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के सॉल्यूशन में डिप करा, तो इसका कलर देखना हमें क्या होगा। तो ZnSO4 बनेगा। तो जिंक सल्फेट का कलर क्या होता है, ये कॉपर फ्री हो जाएगा जिंक सल्फेट से, मतलब हमें। तो जिंक सल्फेट का कलर क्या होता, कलरलेस होता है। ये वाइट होता तो ये हम लिख लेते, तो कलरलेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है माइल्ड नॉन कोरोजिव बेसिक साल्ट। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है ये तो बेस है वैसे भी, तो ये कोरोजिव होता है। सोडियम क्लोराइड थोड़ा बहुत कोरोजिव होता है। जो यहाँ पर सबसे सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये बेस है, ये साल्ट नहीं है, बेसिक साल्ट की बात हो रही है। तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे, सोडियम बाइकार्बोनेट यहाँ पर क्या है, ये एक नॉन कोरोजिव बेसिक साल्ट है। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
ये 3 था। ये क्वेश्चन नंबर 4। ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ए मेटल एक्स, यानी कोई टेस्ट ट्यूब है जिसमें एक मेटल पहले से ही है, ये मेटल है। ए कलरलेस गैस इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट, और टेस्ट ट्यूब में क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो अब हमें ये देखना है कि ये मेटल क्या होगा, जबकि क्या गैस निकलती है, ये बता रहा कि गैस निकलती कोई जो मैचस्टिक उसमें क्या होती है, बर्न होती है। तो कौन सी गैस में होती है, इसमें फ्री होगी। एक तो सल्फेट बनेगा मेटल का, जो भी मेटल होगा, और हाइड्रोजन गैस। तो ये मेटल, अब हमें देखना है कि कौन सा मेटल्स है जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो ये हो जाएगा सोडियम। अगर आप कॉपर को गैस कर रहे हैं तो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, सोडियम। सोडियम बहुत फास्ट रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम के जो आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम ये शो कर लेते हैं। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। अब इसको सेटिस्फाई होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम से क्या लेगा, ये दो सोडियम एटमों से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हमें चाहिए 2 सोडियम एटम, और तब जाके ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में ये इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा सोडियम, और यहाँ पर अब ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, पूरे 8 हो गए। तो हमारा होगा, ये रिप्रेजेंट करेगा सोडियम ऑक्साइड को। तो कौन सा होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6, एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म ए बेसिक ऑक्साइड। तो आपको ये याद होना चाहिए, बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं, और जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं ज़्यादातर क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पर मेटल होना चाहिए। अब मेटल का स्ट्रक्चर वाला कौन सा है, यहाँ पर तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ये क्या है, नॉन मेटालिक। ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी क्या होगा, नॉन मेटालिक। ये इसका 4 इलेक्ट्रॉन ये ले भी सकता, दे भी सकता है, तब भी इसको हम नॉन मेटालिक में आएगा। तो यहाँ पे मेटालिक केवल मेटल एक ही है, ये मेटालिक स्ट्रक्चर है, यानी ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का डी। तो क्योंकि मेटल ही क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड। मेटल के जो ऑक्साइड होंगे क्या होंगे, बेसिक ऑक्साइड। तो यहाँ पर मेटालिक स्ट्रक्चर केवल ये 11 वाला है, और ये आपको याद होगा ये सोडियम का है। क्वेश्चन नंबर 7, एन एलिमेंट M हैज़ 50% इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन द थर्ड सेल एज इन सेकेंड सेल। तो यहाँ पे फर्स्ट सेल है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। अब ये सेकेंड सेल में बता रहा है, थर्ड सेल में बता रहा है। तो ये बता रहा है कि थर्ड सेल में, जो सेकेंड सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं। और ये बता रहा है कि थर्ड सेल में क्या है, 50% इलेक्ट्रॉन्स हैं जितने भी सेकेंड सेल में हैं। तो 8 का 50% कितना हुआ, 4। तो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो टोटल मिला के एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका, 8 + 2 + 4, यानी कितना हो गया, 14। तो 14 विल बी द आंसर। Question number 8. Generally, food is broken and absorbed within the body of organism. In which of the following organism is it done outside the body? तो अमीबा में क्या होता है, इनसाइड द बॉडी होता है। मतलब क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है उसको सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज, यानी डाइजेशन प्रोसेस अमीबा के अंदर होती है। मशरूम में क्या होती है, मशरूम में बाहर होगी, क्योंकि ये डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जिनको क्या बोलते हैं, इसके लिए इनको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक। तो जो डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिपेंड होते हैं मशरूम, तो इनके आउटसाइड ऑफ बॉडी, यानी ये क्या करते हैं, जो फूड होता है उसको सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज होता है, तो बॉडी के बाहर होता है। तो इसका आंसर होगा बी। बाकी अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, सारे जो हैं क्या है,
ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हुए, अमीबा और पैरामीशियम, और लाइस तो बड़ा एनिमल्स है इनके कंपैरिजन में, अमीबा और मल्टी सेलुलर में आ गया, तो यहाँ पर आंसर मशरूम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन सेंस ऑर्गन्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन, तो इसका आंसर ये टंग है। तो आपको बता दें कि रिसेप्टर्स होता क्या है। रिसेप्टर्स जो हैं हमारी बॉडी में जो सेल्स के जो मैसेजेस हैं वो रिसेप्टर के थ्रू कहाँ होते हैं, रिसेप्टर से पास ऑन होते हैं किसको, न्यूरॉन्स को, और फिर हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं। तो रिसेप्टर्स का मतलब मैसेज को रिसीव करने वाले। तो जितनी भी टाइप की सेल्स हैं, जिस प्रकार का भी मैसेज होगा वो रिसेप्टर में आता है, और रिसेप्टर के थ्रू ये न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र होते हैं मैसेजेस। तो रिसेप्टर उनको बोलते हैं, यानी रिसीव करने वाले, मैसेज रिसीव करने वाले, तो उनको रिसेप्टर कहा जाता है। तो टंग में किस टाइप का रिसेप्टर होता है, इसको बोलते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स। Our question number 10, a farmer wants to grow banana plants genetically similar enough to the plants already available in his field. Which one of the following methods would you suggest for this purpose? अब सपोज करो कि बनाना ट्रीज किसी खेत में लगे हुए हैं, अब उसी के जैसे प्लांट्स हमें ग्रो करने हैं। तो ये जो पद्धति है ये अपनाते हैं अच्छी ब्रीड पैदा करने के लिए, यानी अच्छी ब्रीड का बनाना ट्री है जैसे, तो चाहेंगे कि उसी टाइप के बनाना ट्रीज और डेवलप हो। तो हमें कौन सा मेथड फॉलो करना चाहिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्योंकि इसमें क्या होगा, वेरिएशन कम होगा क्योंकि इसमें केवल एक इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहा है बनाना प्लांट्स का, यानी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसलिए जो है वेरिएशन कम होगा और सिमिलरिटी क्या होगी, पेरेंट से ज़्यादा होगी। तो उसी टाइप के प्लांट्स और ज़्यादा डेवलप किए जा सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। अब क्वेश्चन नंबर 11, हाइट ऑफ ए प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, तो ये इसका आंसर होना चाहिए ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द एंजाइम्स कोडेड बाय ए जीन। तो जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं एंजाइम से, और उनको कोड दिया जाता है किससे, जीन से, तब जाके हाइट बढ़ती है प्लांट्स की। अब क्वेश्चन नंबर 12, ए स्पोर्ट्स पर्सन आफ्टर ए लॉन्ग ब्रेक ऑफ हिज रूटीन एक्सरसाइज सफर्ड मस्कुलर क्रैम्प्स ड्यूरिंग ए हैवी एक्सरसाइज सीजन, दिस हैपन्स ड्यू टू, तो ये होना चाहिए लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। क्या है कि जो मसल्स हैं उसमें क्रैम्प्स आते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से, और क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, यानी हमारा जो फूड होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के लैकिंग की वजह से क्या होता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड न बन के लैक्टिक एसिड बनता है। अमूमन रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी बनती है, और इसमें क्या होता है, केवल लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी निकलती है, मतलब एनर्जी बनती है और लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड होने की वजह से मसल्स में क्या होता है, पेन होने लगता है, तो इसी को बोलते हैं मस्कुलर क्रैम्प्स। क्वेश्चन नंबर 13, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, इट्स इमेज इज फाउंड। पहली बात है कि इमेज कैसी बनेगी, ये मिरर है कॉन्वेक्स, तो इसमें क्या होगा, बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर तो बनती है इमेज, तो क्या होना चाहिए, बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा तो इमेज उस हिसाब से बनेगी, ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो इमेज उस हिसाब से बनती है, तो ये आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन लाइट इंटर्स द एटमोस्फियर इट स्ट्राइक्स and extremely fine particles which deflect the rays of light in all possible direction, this is due to, तो यहाँ पर जैसे कोई पार्टिकल्स है एटमॉस्फेयर में, गैसियस पार्टिकल्स होते हैं जैसे, और लाइट इंटर करती है, तो लाइट इंटर करेगी तो इसमें पहले तो ये पार्टिकल्स एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद इस लाइट को क्या करेगा, चारों तरफ डिफ्लेक्ट कर देगा। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है, इस फेनोमेना का नाम है एक्चुअली में क्या, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Our question number 15, in 1987 an agreement was formulated by the United Nations Environment Program
टू फ्रीज द प्रोडक्शन ऑफ एक्स टू प्रिवेंट डिप्लीशन ऑफ वाई। तो एक्स एंड वाई बताने हमें कि क्या होंगे। तो यहाँ पर फ्रीज मतलब बैन कर देना प्रोडक्शन ऑफ एक्स। तो प्रोडक्शन ऑफ एक्स बैन किया गया था किसमें, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और क्या प्रिवेंट करने के लिए, डिप्लीशन ऑफ ओजोन। तो यहाँ पर हमारा आंसर है डिप्लीशन ऑफ वाई। तो वाई हमारा क्या है, ओजोन है, और ये क्या है हमारा CFC एक्स है। तो हमारा आंसर हो जाएगा C। पहला वाला क्या है, एक्स यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये बैन हुआ किसको रोकने के लिए, डिप्लीशन ऑफ ओजोन को रोकने के लिए। Our question number 16, which of the following features related to biodegradable substances। तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो माइक्रोब्स होते हैं, उनका कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये अल्टीमेटली जितने भी बायोलॉजिकल मटेरियल है वो एक्चुअली में किस में हो, सॉइल में मिला देते हैं। कौन करता है काम, माइक्रोब्स। तो ये इसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो हमारा आंसर होगा ये ए, ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है, जो माइक्रोब्स हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज कर देते हैं। आइडेंटिफाई PQ एंड R इन द फॉलोइंग बैलेंस्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर दे रखा है ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है हमें, और हमें ये बताना है कि PQ R की वैल्यू क्या है। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल तौर से जैसे बैलेंस करते हो आप केमिकल रिएक्शन को, तो वैसे ही करना है। तो ये है लेड नाइट्रेट PbO प्लस NO2 प्लस O2। तो खाली स्केलेटन लिख देना आपको, उसके बाद बैलेंस करना है इसको। तो जैसे यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन का यहाँ पर क्या है, एक एटम है RHS में, यहाँ पे नाइट्रोजन का एक एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन के क्या है, 2 एटम। तो हम पहले तो क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं। मॉलिक्यूल है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, वहाँ 2 लगा देते हैं, 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे इधर। अब हमें देखना है कि ऑक्सीजन के कितने हो गए, अब 6-7 ऑक्सीजन के हो रहे हैं, बैलेंस नहीं है। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं इसको। तो ये 8 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 6 और 2 8 हो गया ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ 2 है, तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अब ये करने के बाद क्या हो गया, ये करने के बाद अब क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के बैलेंस हो गए, नाइट्रोजन के 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन के 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 12 ऑक्सीजन के बैलेंस हो गई है। तो इसका मतलब जो हमारा इक्वेशंस है वो क्या होगा, P इक्वल टू कितना हो जाएगा, P इक्वल टू 2 हो जाएगा, Q इक्वल टू 2 और R इक्वल टू 4। तो ये लिख देना 2 2 4, ये आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑप्टिंग यूजिंग द गिवन कोड्स। तो यहाँ पर जो है कॉलम ए और कॉलम सेकेंड में मैच करना हमें, ए मेटल दैट फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए 2 बनाते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एक तो एल्यूमिनियम हो गया और एक क्या होता है, जिंक होता है। तो ये याद रखना आपको। तो इसका हो जाएगा ए का थर्ड। तो यहाँ पर देख लेते हैं ए का थर्ड कहाँ पे लिखा हुआ, बी वाले पोर्शन में। तो ये यहाँ पर ए का थर्ड नहीं है, यहाँ भी ए का थर्ड नहीं है, तो दोनों हो ही नहीं सकते। अब से बी वाला देखते हैं, ए मेटल व्हिच मेल्ट्स व्हेन केप्ट ऑन आवर पाम। तो ये कौन होता है, गैलियम होता है, और एक और होता है सीजियम। ये 2 मेटल ऐसे हैं जो जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो पाम का जो टेम्परेचर होता है, हथेली का टेम्परेचर होता है, उसमें भी ये मेल्ट होने लगते हैं, गैलियम और सीजियम। तो बी का क्या होगा, फर्स्ट। तो बी का फर्स्ट कहाँ पे है, बी का फर्स्ट है यहाँ पे। बी का फर्स्ट कहाँ पे है, मतलब बी और डी में देखना, बी का फर्स्ट कहाँ पे है, ये। यहाँ पर बी का सेकेंड है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन आगे के अल्टरनेटिव आपको समझा देते हैं क्या है, ए मेटल दैट रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। तो एकमात्र मेटल क्या है, मैग्नीशियम। एक तो मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीज हो गया, दोनों क्या है नाइट्रिक एसिड के साथ
रिएक्शन करते हैं। अच्छा, बाकी के मेटल्स रिएक्ट नहीं कर पाते क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वहाँ से क्या होता है कि वो उनमें ऑक्साइड की लेयर एक डिपॉजिट हो जाती है, इसलिए फर्दर आगे रिएक्शन नहीं हो पाता। तो इसलिए ये मैंगनीज और मैग्नीशियम इसके एक्सेप्शनल केस हैं। इनके साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्वेश्चन नंबर ये मतलब कि डी है, कॉलम में जो पॉइंट लिखा हुआ है, ए मेटल विच कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड्स। तो कौन सा मेटल ऐसा है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता? जाहिर सी बात है, जो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा। तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कौन होता है? यूरम यानी गोल्ड, AU। तो फिलहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको किनारे से किनारे ऑप्शन देखने ऐसे मैच करके, तो ये जैसे बी पॉइंट, जैसे ए और बी पॉइंट से ही क्लियर हो गया था कि बी ऑप्शन सही है, तो आपको ऐसे करना है। द सॉल्यूशन इन द गिवन फिगर इज लाइकली टू बी। अब यहाँ पर क्या है, बल्ब डज नॉट ग्लो, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ पर ये कोई बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो नाइट्रिक एसिड तो एसिड होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एल्कोहल इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या होगा? ये सॉल्यूशन होगा एल्कोहल C2H5OH। बाकी के बता देते हैं, H2SO4 भी एसिड होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता? कार्बोनिक एसिड, तो ये भी हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा, तो ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। केवल एल्कोहल यहाँ पर होगा जो नॉन कंडक्टर है, इंसुलेटर का काम करेगा, मतलब कि इट इज़ नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो एल्कोहल है ये। तो आंसर हमारा बी है। एक्वस सॉल्यूशन ए टर्न्स द फेनोप्थलीन सॉल्यूशन पिंक। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन B to A द पिंक कलर डिसअपियर्स। तो यहाँ पर जो बता रहा है कि सॉल्यूशन ए टर्न्स द सॉल्यूशन, फेनोप्थलीन क्या होता है? एक इंडिकेटर है, और ये बेसिक सॉल्यूशन में क्या है? पिंक कलर देता है। तो इसका मतलब ए क्या होना चाहिए? बेस होना चाहिए, ए बेस होना चाहिए। और उसके बाद जो बी एक्वस सॉल्यूशन ऐड कर दिया जाता है इसमें, तो ये कलर क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। तो एसिड ये काम करता है, एसिड फेनोप्थलीन जो है एसिडिक मीडियम में कौन सा कलर देता है? कलरलेस देता है, इसलिए कलरलेस हो जाता है। तो ए हमारा बेस होना चाहिए, बी एसिड होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं ए में क्या लिखा हुआ है, ए इज स्ट्रांगली बेसिक। तो यहाँ पे स्ट्रांग और वीक का कोई लेना देना नहीं है, डाइल्यूटेड स्ट्रांग वो उसका कंसनट्रेटेड का कोई लेना देना नहीं है, केवल एसिड और बेस होना चाहिए। तो एसिड और बेस की डेफिनेशन क्या होती है? बेस का क्या होता है? ए हैज़ pH लेस देन 7 एंड बी हैज़ pH ग्रेटर देन 7, ये डेफिनेशन है एसिड बेस की। तो ये डी हमारा आंसर हो जाएगा। When 50 ग्राम of lead powder is added to 300 ml of blue copper sulfate solution, after a few hours the solution becomes colorless. This is an example of, तो कौन सा रिएक्शन होगा? लेड और कॉपर सल्फेट क्या बनाता है? ये लेड सल्फेट बनाता है, और लेड सल्फेट का कलर क्या होता है? कलरलेस होता है। कॉपर सल्फेट ब्लू था, अब क्या हो गया? कलरलेस हो गया। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है? क्योंकि PB जो है, जो लेड होता है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या होगा? कॉपर इधर फ्री हो जाएगा, तो कॉपर को डिस्प्लेस करके क्या बना देता है? लेड सल्फेट। तो हमारा रिएक्शन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज द आंसर। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स X, Y एंड Z आर। तो X का जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ये है, सबसे आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। ये कौन सा आयन बनेगा? निगेटिव बनाएगा। और ये Y है 2A2, ये 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो ये कौन सा आयन बनाएगा? ये बनाएगा Y2+। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है? मेटल्स करता है। तो यहाँ पर देखते हैं Y एंड Z एंड मेटल्स, इनमें दोनों में से एक नॉन मेटल्स एक मेटल्स है, तो ये भी ए भी रॉन्ग हो जाएगा, बी रॉन्ग हो जाएगा। X इज नॉन मेटल एंड Y इज है मेटल। तो X हमारा क्या होगा? नॉन मेटल, क्योंकि वो नेगेटिव आयन बनाता है, और Y क्योंकि पॉजिटिव आयन बनाता है, तो Y क्या होगा? मेटल होगा।
तो सी हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शंस। बर्निंग ऑफ कैंडल। अब बर्निंग ऑफ कैंडल में क्या होता है, हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है। यानी बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर माचिस से एक बार आपने जला दिया इसको तो उसके बाद क्या है, हीट निकलेगी इससे। तो जहाँ हीट निकलती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कुकिंग ऑफ फूड, और कुकिंग ऑफ फूड में क्या है, फूड हीट एब्जॉर्ब होती है, तो इसलिए ये क्या है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। और बाकी सारी क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। यानी डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, रिएक्शन ऑफ सोडियम विद एयर, ये सब क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज ATP इज प्रोड्यूस्ड along with the formation of other products in this reaction. Which of the following events is associated with production of maximum ATP molecules per molecule of glucose during this process? Synthesis of क्या होता है, एथेनॉल इन ईस्ट, लैक्टिक एसिड इन मसल सेल्स, कार्बन डाइऑक्साइड इन ईस्ट सेल्स। यहाँ पर सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो है रिएक्शन क्या होती है, रेस्पिरेशन रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल्स। और इसी में सबसे ज़्यादा क्या होती है, ATP मॉलिक्यूल्स बनते हैं, क्योंकि हमारा जो सिस्टम जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है और हमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो है इसमें सबसे ज़्यादा ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। अगर सिंगल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की बात करें, कंपेयर करेंगे और टाइप के रेस्पिरेशन से, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन ह्यूमन सेल्स। उसका कारण है कि हमें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, हमारा कॉम्प्लेक्स जो है सिस्टम होता है, जितने भी मैमल्स होते हैं। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज पम्प्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब मान लिया, सपोज करो ये आपका हार्ट है, तो ये आ गया आपका लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल और ये राइट वेंट्रिकल। अब होता क्या है, लंग से ब्लड आता पल्मोनरी वीन से, इसमें लेफ्ट एट्रियम में। अब लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड यहाँ पहुँचेगा। अब यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, पहले तो डायलेट होगा, एक्सपेंड होगा, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो ब्लड हमारे पूरे बॉडी पार्ट में पहुँच जाता है। कौन सी आर्टरीज होती है, ये आयोटा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, तो ये आंसर होगा हमारा। ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशंस इन हर्बीवोर्स हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। तो सेलुलोज एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसको डाइजेशन के लिए बहुत लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत होती है, ताकि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या होता है, लंबी इंटेस्टाइन की ज़रूरत होती है, और जो हर्बीवोर्स ने एडेप्ट किया हुआ है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टेशन, तो ये एडेप्टेशन का नाम क्या है, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 11, देयर वाज अ cerebellar dysfunction in a patient, which of the following activities will get disturbed in this patient as a result of this। तो ये होना चाहिए पोस्चर एंड बैलेंस, क्योंकि सेरिबेलर डिस्फंक्शन किस में होता है, तो ब्रेन का ये जो हिस्सा होता है, इधर का पोर्शन ये हिंड ब्रेन में आता है, इसको बोलते हैं सेरिबेलम। तो सेरिबेलम में कोई अगर प्रॉब्लम आती है, डिस्फंक्शन करता है, तो पोस्चर और बैलेंस में क्या आने लगती है, पेशेंट को दिक्कत आने लगती है, उसको बैलेंस करना मुश्किल होता है, तो कुछ दिक्कत आती है, तो सेरिबेलम से होता है ये कंट्रोल। तो पोस्चर एंड बैलेंस। इन स्नेल्स इंडिविजुअल्स कैन बिगिन लाइफ एज मेल एंड डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंट कंडीशन दे कैन बिकम फीमेल एज दे ग्रो। दिस इज बिकॉज मेल स्नेल्स हैव डोमिनेंट जेनेटिक मेकअप। तो बोलने का मतलब क्या है कि जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स है, तो ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, XX क्रोमोसोम होते हैं, एक में XY होते हैं। जो मेल होता है उसमें क्या होते हैं XY, फीमेल में XX। तो यहाँ पर जब जाइगोट बनता है तो इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन पहले ही हो जाता है, जाइगोट बनने के दौरान ही, जब ये फर्टिलाइज होते हैं। लेकिन स्नेल में ये काम नहीं होता, ये काम मैमल्स में ज़्यादा होता है, लेकिन स्नेल्स में कुछ सेलेक्टेड स्पेसीज़ हैं ऐसे जिनमें ये काम नहीं होता,
ये एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इनका सेक्स चेंज होता है बाद में। तो सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल्स, ये इसका आंसर है। इन द फॉलोइंग केसेस ए रे इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर, तो कोई कॉन्केव मिरर है। इन विच केस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू 0, तो कौन से केस में 0 हो सकता है? एक्सरे रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंसिडेंट ऑब्लिकली, तो हमारा आंसर ये होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी बोलने का मतलब है कि यहाँ पर है, मान लिया ये कौन सा लेंस है? कॉन्केव है, ये कॉन्केव था एक्चुअली में। क्वेश्चन नंबर 13 में है, इन द फॉलोइंग केसेस ए रे इज इंसिडेंट ऑन ए कॉन्केव मिरर इन विच केस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 0, तो कॉन्केव मिरर मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होगा? बेंट होगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया P आपका, ये F हो गया और ये C हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लाइट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो ये उसी रास्ते क्या होती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसका कारण क्या है? अगर हम इसको टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो इसमें जो इंसिडेंट हो रहा है, ये जो प्लेन है जहाँ पे इंसिडेंट हो रहा, टेंजेंट्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये एंगल क्या होता है? 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में मैथ्स में पड़ा होगा 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब नॉर्मल जो है, नॉर्मल का डायरेक्शन और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में कितना एंगल बनेगा? 0 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द कलर ऑफ रेस फॉर ए एंड बी। तो क्या होता है? विबग्योर, विबग्योर। तो आर क्या शो कर रहा है? ए आर को शो करेगा। ए क्या करेगा? कलर ऑफ रे ए, तो कलर ऑफ रे ए क्या होगा? रेड, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इजी है। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, द एनर्जी अवेलेबल टू प्रोड्यूसर इज मैक्सिमम बिकॉज, क्या है? ये सारे अल्टरनेट दे रखे हैं, तो लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इट ट्रांसफर्स ओनली 10% ऑफ लाइट एनर्जी टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। हमें बताना आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो सही है, ये भी सही है। इट यूटिलाइजेज 10% ऑफ लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर द रेस्ट टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिख रही है, ये सही है। इट इज़ द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल विच एब्जॉर्ब्स 1% ऑफ लाइट एनर्जी डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। तो मान लीजिए ये सन है, अरे प्लांट है, तो प्लांट क्या करता है? 1% एनर्जी सन से एब्जॉर्ब करता है, ये बात फैक्ट है। इट यूटिलाइजेज द मोस्ट ऑफ द केमिकल एनर्जी फॉर इट्स ओन रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट, ये बात भी सही है। ये जो 1% एनर्जी किस में इस्तेमाल होती है? केमिकल एनर्जी, जैसे रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मूवमेंट। और रेस्ट ऑफ जो होगी उसका 10% आगे ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पर लिखा है इट यूटिलाइजेज 10% ऑफ लाइट एनर्जी एंड ट्रांसफर द रेस्ट टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। तो यूटिलाइज एक्चुअली में 90% करता है प्लांट, यानी 1% एनर्जी जो ये एब्जॉर्ब कर रहा है सनलाइट से, उसका जो है 90% किस में यूज़ होता है? रेस्पिरेशन में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन, मूवमेंट। और रेस्ट ऑफ एनर्जी क्या होती है? आगे ट्रांसफ़र होती है 10%। इट यूटिलाइज, तो ये यहाँ पर रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रोल ऑफ डिकम्पोजर इन द इकोसिस्टम। तो कौन सा रोल नहीं होता? इनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। बाकी सब नेचुरल रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल का मतलब होता है सॉइल में जैसे नाइट्रोजनेशन जो है, ये सब जो है सॉइल को फर्टाइल करता है कौन? डिकम्पोजर जो होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह। तो रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल वो तो होता ही है। वेस्ट डिकम्पोजिशन, वेस्ट भी सेम उसमें हो गया। वेस्ट को डिकम्पोज करने का काम करता है कौन? क्योंकि सेप्रोफाइटिक होते हैं ये सारे, फंगी हो गया, बैक्टीरिया हो गया, तो वेस्ट प्रोडक्ट जितने होते हैं उनको डिकम्पोज करता है।
ब्रेक डाउन ऑफ डेड रिमेन्स ये भी है, प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, डेड रिमेन्स ये बात एक ही है। तो इसका ब्रेक डाउन करता है डिकम्पोजर्स, तो बाकी सारी चीज़ें सही हैं। केवल एनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन की जहाँ बात है ये प्लांट का काम होता है केवल। इसका पेपर इसका सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं, जो आपके जो है फाइनल एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर है सेक्शन ए। सेक्शन ए में जो है क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डिकम्पोजिशन इज हीट। तो यहाँ पर पहली बात है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कौन सी दिख रही है, और दूसरी चीज़ आपको देखना है कि कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए हीट जरूरी है। तो यहाँ पर पहला वाला जो अल्टरनेट है H2O और H2 और O2 में जो है डिकम्पोज हो रहा है, यहाँ पे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोलिसिस की, इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इसको तो इलेक्ट्रोलाइसिस की ज़रूरत है। बी वाला पोर्शन है सिल्वर ब्रोमाइड, और ये डिकम्पोज हो रहा है सिल्वर और ब्रोमीन में। तो यहाँ पर किसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, लाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, हमें लाइट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और सी वाले को तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ही नहीं। यहाँ पे दो जो है रिएक्टेंट्स हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें एक रिएक्टेंट्स दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही नहीं है। डी वाले पोर्शन में फेरस सल्फेट है। फेरस सल्फेट डिकम्पोज होके कन्वर्ट होता है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और यहाँ पर इस रिएक्शन में हमें हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हीट रिक्वायर्ड है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद जिंक देन वाई गैस इज लिबरेटेड, हियर वाई इज। अब आपको ध्यान देना, आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखनी है। जहाँ पर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो चैप्टर है उसमें आपने पढ़ा होगा, कोई भी मेटल जो है बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मेटल और बेस के बीच में रिएक्शन होने के बाद हाइड्रोजन गैस निकलती है और एक सॉल्ट बनेगा, और क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ये आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन याद रखनी है। तो यहाँ पर जिंक क्या है, मेटल है, जिंक क्या है, मेटल है, और ये क्या है, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट्स डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वॉशिंग सोडा की जहाँ तक बात है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3, और ये होता है कितना, यहाँ पे 10H2O होता है। तो यहाँ पर भी क्या है, वाटर है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CSO4 2H2O, ये जिप्सम का होगा, यहाँ भी वाटर है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 और 5H2O, यहाँ भी वाटर है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2HCO3, नहीं 2 नहीं होता है, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है बेकिंग सोडा, यहाँ पे वाटर नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किस पे नहीं है, तो ये आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ। तो बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग पाउडर बोलते हैं बच्चों NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ये, NaHCO3 फार्मूला होता है, और इसके साथ में टार्ट्रिक एसिड भी होता है, प्लस में टार्ट्रिक एसिड।
टार्टरिक एसिड। तो ये मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर का। एक होता है बेकिंग सोडा भी होता है। बेकिंग सोडा में क्या होता है, NaHCO3 होता है। और NaHCO3 तब रिएक्ट कर, जब फूड को जल्दी बनाने के लिए आप मतलब बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी होता है, बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल भी होता है। लेकिन बेकिंग सोडा में क्या है कि बेकिंग सोडा खाने में कुछ एसिड होना चाहिए, तब बेकिंग सोडा जो है काम करता है। दोनों का काम जो है खाना बनाने में किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल खाने में अगर एसिड ना भी हो तब भी करेगा बेकिंग पाउडर काम। और बेकिंग सोडा में क्या, बेकिंग सोडा तभी काम करेगा जब खाने में क्या हो, एसिड हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। फिलहाल हमें पूछ रखा है कि बेकिंग पाउडर इज ए मिक्सचर ऑफ, तो हमारा आंसर होगा सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5, एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर डैश विल फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड आमतौर पर कौन से होते हैं, नॉन मेटालिक जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। नॉन मेटालिक ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। तो ये याद होना चाहिए आपको। मेटालिक ऑक्साइड ज़्यादातर क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। केवल जिंक और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को छोड़ के ये एम्फोटेरिक होते हैं। दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। लेकिन नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। अब इनमें से जो ABCD दे रखा है, इनमें जो नॉन मेटल होगा वही क्या होगा, एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो इसका क्या स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर होता है 281। अब ये तो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये मेटल है। ये इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, 2 8 द्वारा 10 8 1। तो ये भी क्या होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है तो मेटल होगा। C 2 8 द्वारा 10 8 और ये 2, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनर है तो ये भी मेटल होगा। 16 का चेक करके देखते हैं, 2 8 और ये 6, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो इसका मतलब क्या है, नॉन मेटल है। तो इसका मतलब यहाँ पर एसिडिक ऑक्साइड कौन बना सकता है, D बना सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, मसल्स दैट कंट्रोल एग्जिट ऑफ वेस्ट मेटल फ्रॉम ह्यूमन बॉडी इज एनल इंस्पेक्टर। इसका आंसर है, क्या होता है कि एनस के जो रेक्टम से जो मसल्स बनी होती हैं, सर्कुलर मसल्स, और इनसे जो है वेस्ट मटेरियल जो है मतलब इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायलेशन होता रहता है, जिसकी वजह से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीट होता है। तो ये इन मसल्स का नाम है एनल इंस्फिंक्टर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। तो कौन से ऐसे हैं, ये है कैस्क्यूटा, अमरबेल एंड टेपवर्म। ये प्लांट से न्यूट्रिशन लेते हैं लेकिन प्लांट को किल नहीं करते। बाकी की चीज़ें जैसे मशरूम है, मशरूम तो डेड चीज़ों को ही खाता है, डेड चीज़ों पे ही उगते हैं, जो जैसे डेड प्लांट रिमाइंडर्स हैं या फिर एनिमल रिमाइंडर, उन पे मशरूम उगाती है। और अमीबा तो है ही लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इंडिपेंडेंटली जो है सरवाइव करता है। लेकिन यहाँ पे कैस्क्यूटा एंड टेपवर्म क्या हैं, ये पैरासाइट्स में आते हैं एक्चुअली में। तो C इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, सेलेक्ट द मिसमैच्ड पेयर। एस्ट्रोजन, ओवरी, ये क्या है, फीमेल हार्मोन्स है, फीमेल सेक्सुअल हार्मोन जो ओवरी से सीक्रेट होता है। यहाँ पर B वाले पार्ट में थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन सीक्रेट होता है और पैंक्रियास से इंसुलिन सीक्रेट होता है। यहाँ पर मिसमैच कौन सा है, C, क्योंकि एडेलाइन कहाँ से सीक्रेट होता है, एडेनिल ग्लैंड से होता है ना कि पिट्यूटरी ग्लैंड से। क्वेश्चन नंबर 9, देयर आर मैनी एक्शंस इन ह्यूमन बॉडी विच आर कंट्रोल्ड बाय ब्रेन। Actions such as blood pressure, salivations and vomiting are controlled by which part of human brain?
तो ये सब किससे कंट्रोल होता है? मेडुला इन हिंड ब्रेन। मेडुला से क्या क्या कंट्रोल होता है? ब्लड प्रेशर होता है, हमारा जो एक्सहेल इनहेल हम करते हैं, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है, सलाइवेशन, वोमिटिंग, ये सब कुछ कंट्रोल कहाँ से होता है? मेडुला से। क्वेश्चन नंबर 10, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओवल्स इज एग्जाम्पल ऑफ। यहाँ पे हाइड्रोट्रोपिज्म नहीं हो सकता है। ये काम किस में होता है? रूट्स का मूवमेंट क्या होता है? डाउनवर्ड जाती है अर्थ में पानी की ढूंढ में, तो उसको हाइड्रोट्रोपिज्म कहा जाता है। जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी, जैसे रूट्स में ये भी होता है जियोट्रोपिज्म की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी तरफ रूट्स का क्या होता है? टेंडेंसी होती है। और इसका एग्जाम्पल ये भी है बनियान ट्री में जो रूट्स डेवलप होती हैं ब्रांचेज में भी, तो वो क्या होती हैं? डाउनवर्ड्स होती हैं, तो वो जियोट्रोपिज्म का एग्जाम्पल है। चेमोट्रोपिज्म क्या होता है? किसी केमिकल्स के रिस्पॉन्स में प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है उसको चेमोट्रोपिज्म कहा जाता है। तो यहाँ पर जो पोलन ट्यूब्स है, जो फ्लावर में पोलन ट्यूब्स है, मान लीजिए फ्लावर है, ये फ्लावर है और यहाँ पर क्या है? ये है ओवरीज, यहाँ पे होता है यूटेरस जो प्लांट्स का होता है, स्टिग्मा, और यहाँ पर क्या होते हैं? पोलन्स होते हैं। तो पोलन्स का झुकाव, इसका मूवमेंट हमेशा किस तरफ होता है? इस तरफ होता है, ताकि जो है ये जो है जो ओविल्स है, ओविल्स और पोलन्स क्या हो सके? आपस में फर्टिलाइजेशन हो सके। तो यहाँ पर से एक्स से क्या होता है? एक प्रकार का केमिकल्स निकलते हैं, ताकि वो केमिकल्स ये पोलन को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो इनका झुकाव या इनका मूवमेंट क्या होता है? इस केमिकल्स की वजह से होता है, जो एक्स से निकलते हैं जो केमिकल्स, जैसे कैल्शियम आयन वगैरह। तो ताकि जो है एक्स और पोलन का क्या हो सके? फर्टिलाइजेशन हो सके। तो केमिकल्स के प्रति जो रिस्पॉन्स होता है प्लांट का, उसको चेमोट्रोपिज्म कहा जाता है। तो इसलिए ये क्या होगा आंसर? चेमोट्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्केव मिरर, द पोजिशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज विल बी। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिचुएशन क्या है? एक कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकल लेंथ है, और यहाँ पर बोल रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में लोकेट किया जाता है। तो इसकी इमेज कैसे बनती है? तो इसकी इमेज बनती है, मान लें यहाँ पे सी है, तो इसकी इमेज बनेगी, एक रेज गई ऐसे और इसको एडवांस करके सी से पास आउट होती है और इसी रास्ते वापस आ जाएगी रेज। तो और एक रेज हम ऐसे दिखाते हैं, यहाँ पे पोल में जाएगी, इंसिडेंट होगी और ये ऐसे करके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज मिलेंगी नहीं, तो हम पीछे डॉटेड लाइन में बनाएंगे तो क्या हो गया? ये इमेज, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो क्या दिख रही है आपको? ये इमेज इनलार्ज दिख रही है, वर्चुअल दिख रही है। तो आंसर क्या है? बिहाइंड द मिरर इनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए लाइट रे कमिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट विल बेंड। अब डेंसर मीडियम जैसे कि ये क्या है? ग्लास है, यहाँ पे लाइट रे आती है, ये हो गया आपका नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पर रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो यहाँ पर तो ये बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल होगी। लेकिन जैसे ही ये जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में दोबारा जाएगी तो लाइट रे क्या हो जाएगी? इट विल बेंड अवे, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द phenomena of scattering of fine beam of sunlight entering through a small hole in the smoke filled room is known as। तो जैसे कि रोशनदान से कभी लाइट अंदर किचन में एंटर करती है तो क्या होता है? उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं आपको, तो वही टिंडल इफेक्ट है। तो यही बता रहा है ये, स्मॉल होल स्मोक्ड फिल्ड रूम इज नोन एज। तो क्या होगा? टिंडल इफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। तो फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस
किसकी वजह से होता है, सिलियरी मसल्स से होता है। क्या है कि सिलियरी मसल्स अगर क्या होंगी, अगर दूर की चीज़ आपको देखने है तो सिलियरी मसल्स क्या होता है, एक्सपेंड हो जाती हैं, और अगर नज़दीक की चीज़ देखने सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो फोकल लेंथ किससे डिसाइड होती है, सिलियरी मसल से, आई की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो पॉलिटेंट्स यहाँ पे आंसर है, क्योंकि प्रोड्यूसर भी इकोसिस्टम का पार्ट है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं। कंज्यूमर कौन होते हैं, डियर्स, काउज वगैरह कंज्यूमर्स होते हैं। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। जो रिमाइंडर्स होता है, एनिमल्स और प्लांट्स के रिमाइंडर्स होते हैं, उनको जो मिट्टी में मिला देते हैं उनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, जैसे ये सारे इकोसिस्टम के पार्ट हैं। केवल पॉल्यूटेंट्स हैं। अब पॉल्यूटेंट्स जो रिलीज होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये इकोसिस्टम का पार्ट नहीं है। तो पॉल्यूटेंट्स में कार्बन डाइऑक्साइड भले ही प्लांट्स कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स के द्वारा क्रिएट की गई कार्बन डाइऑक्साइड है उसका प्लांट से कोई लेना देना नहीं है। या फिर जो एक्स्ट्रा है, एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो तो प्लांट्स कंज्यूम कर लेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा मैन मेड पॉल्यूटेंट्स हैं उसका कोई लेना देना नहीं है इकोसिस्टम में, जैसे गाड़ी के द्वारा निकाली गई कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 16, इन अ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हाउ मच % ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट इज कैप्चर्ड बाय द ग्रीन प्लांट दैट फॉल ऑन देयर लीव्स टू कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। तो कोई प्लांट्स है, प्लांट्स में जो लीव्स है सनलाइट पड़ती है, तो सनलाइट का केवल 1% जो लाइट एनर्जी है वो क्या होती है, ये कंज्यूम करता है प्लांट्स। बाकी की 99% क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है और क्या हो जाती है, इन्वायरमेंट में चली जाती है। तो केवल 1% ही प्लांट एब्जॉर्ब करता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। टी आंसर होगा। Question number 17 to 20 consist of two statement assertion A and reason R. Answer these questions selecting the appropriate options given below. तो यहाँ पर दे रखे हैं कि A and R are true and R is correct explanation of A, तो आंसर क्या हो जाएगा A। Both A and R are true and R is not the correct explanation of A, ये B हो जाएगा। A true है, R false है तो C, A false है तो R true तो D। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिखा रहा एजर्सन ए, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों की रिएक्शन करके क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट निकलती है। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल है एक्जोथर्मिक रिएक्शन का, तो ये बात ट्रू है। रीजन आर में बता रहे हैं इन द अबव रिएक्शन हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, तो यहाँ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हो रही बल्कि हीट एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो एजर्सन ए हमारा ट्रू हो जाएगा और रीजन आर के हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। Question number 18, assertion A, ventricles of human heart have thicker muscular walls than the atria do. तो ventricles have to pump blood into various organs, R में बता रहा है ventricles have to pump blood into various organ, ये बात सही है। और पहले वाली जो assertion है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये, क्योंकि वेंट्रिकल्स को पूरी बॉडी पार्ट्स में ब्लड पंप आउट करना पड़ता है, इसलिए इसकी मसल्स क्या होती हैं, थिक होती हैं, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा देना पड़ता है ब्लड पंप आउट करने के लिए। तो ये रीजन एक्सप्लेनेशन सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19, एजर्सन ए है, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। तो ये बात फैक्ट है कि हाइपरमेट्रोपिया का जो पेशेंट होता है वो नियर बाई ऑब्जेक्ट नहीं देख सकता, ये बात ट्रू है। रीजन आर देखते हैं, ए डाइवर्जिंग लेंस इज यूज फॉर द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई एज इट कैन प्रोवाइड एडिशनल फोकसिंग। अब डाइवर्जिंग लेंस क्या होता है, एक्चुअली में हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, फोकल लेंथ बड़ी हुई होती है आई लेंस की। अब फोकल लेंथ अगर बड़ी होगी, क्योंकि मान लीजिए ये क्या है, आई है, ये है आई। अब यहाँ पर फोकल लेंथ बड़ी हुई इतनी होती है कि जो है इमेज कहाँ बनती है, इमेज नियर बाई ऑब्जेक्ट की कहाँ बनती है, ये बनती है
रेटिना के बाहर बन जाती है। तो रेटिना के बाहर का इमेज बनेगी तो क्या इसका फोकल लेंथ बड़ी भी है, तो हमें कौन सा लेंस है यहाँ पे, हमें चाहिए होगा एक्चुअली में कन्वर्जिंग लेंस, जो क्या कर सके इस फोकल लेंथ को कम कर सकते हैं। नेट फोकल लेंथ कम होगी तभी जाके इमेज यहाँ पे बनेगी ऐसे। तो हमें चाहिए कन्वर्जिंग लेंस ना कि डाइवर्जिंग लेंस। तो ये क्या है, ए हमारा ट्रू है लेकिन आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, तो हमने ये टाइप कर रखा है। एजर्सन एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, तो ये बात सही है। रीजन आर में बता रहा है फॉरेस्ट इज ए नेचुरल इकोसिस्टम व्हेयरएज एक्वेरियम इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। ये बात मतलब कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब जो एक्वेरियम है उसमें जो है बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स है वो ह्यूमन बीइंग्स ने अपने आप कर रखा है, इंस्टॉल कर रखा है उसके अंदर। यानी मिट्टी भी होती है, पानी भी होता है, वो खुद लगाते हैं हम, तो होता है तो उसके अंदर भी बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बच्चों अगला सेक्शन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो। बोर्ड का एग्जाम हुआ 2023-24। तो यहाँ पर सेक्शन ए में जो क्वेश्चन है, तो इसमें जो है 20 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है और इसमें एमसीक्यूज दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट एंड राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ 4 ऑप्शंस गिवन फॉर ईच ऑफ क्वेश्चन। तो 1 से 20 तक क्वेश्चन दे रखा है और हमें एक ऑप्शन चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है सेलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग a decomposition reaction in which source of energy for decomposition is light। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ये सिल्वर ब्रोमाइड में जब लाइट एक्सपोज होती है तो ये सिल्वर और ब्रोमीन में डिकम्पोज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम एंड जिंक आर एसिडिक दे रखा है, बेसिक, एम्फोटेरिक एंड न्यूट्रल। तो क्या होता है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो होते हैं जिनमें एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी होती हैं एल्यूमिनियम और जिंक ऑक्साइड में पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें ये दे रखे हैं 60। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। पहला फेरस सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं ये बोल रहा है कि कौन से 60 में सबसे ज़्यादा, जब ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स किस में सबसे ज़्यादा होते हैं। तो फेरस सल्फेट में कितने होते हैं, 7, कॉपर सल्फेट में होते हैं 5 और कैल्शियम सल्फेट में होते हैं 2 और सोडियम कार्बोनेट में जो होते हैं 10 होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट जब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है तो उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होता है, जो सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 4 है द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन में जो है थर्ड मेंबर क्या होता है, एल्काइन कहां से शुरू होता है, एथाइन। एथाइन के बाद क्या आता है, प्रोपाइन और फिर आता है ब्यूटाइन। और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n-2। तो थर्ड मेंबर जो होगा ब्यूटेन मतलब कार्बन के 4 एटम, तो C4, N की जगह में 4 रख रहे तो क्या होगा, 4 2 जा 8, 8 - 2 6, तो C4H6। तो क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, डी। अब है क्वेश्चन नंबर 5। ए मेटल एंड नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर आर रिस्पेक्टिवली। तो पहले मेटल आ रखा है, यहाँ पे 2 ऑप्शन सेम है, एक ब्रोमीन एंड मरकरी लिखा हुआ और एक मरकरी एंड ब्रोमीन लिखा है।
तो यहाँ पर मेटल पहले है, तो मेटल क्या है, पहले मरकरी है, मेटल मरकरी है, और ये नॉन मेटल है। तो क्योंकि मेटल एंड नॉन मेटल लिखा है तो पहले है मेटल और फिर ब्रोमीन। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी वाला पार्ट सही हो जाएगा। अब है रिएक्शन दे रखी है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस Cl2, और यहाँ पर ये बता रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे ये बताना है हमको कि कौन सा कंपाउंड यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और कौन सा रिड्यूस्ड हो रहा है। तो रिडॉक्स रिएक्शन में एक ऑक्सीडाइज्ड होता है, दूसरा रिड्यूस्ड होता है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो 6 का डी वाला पार्ट सी हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन 2 ml of sodium hydroxide solution is added to few pieces of granulated zinc in a test tube and then warm, the reaction that occurs can be written in the form of balanced chemical reaction। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने क्या डाला, जिंक ग्रेन्यूल्स डाले, तो बनेगा क्या, तो ये वाला आंसर जो होगा, पहली बात है कि जो बेस होता है उसमें बेस प्लस मेटल, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। तो आपको यहाँ से सोचना चाहिए बी और सी में हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस केमिकल रिएक्शन बी है, तो इसलिए क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, और ये बना सोडियम जिंकेट और ये हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। सेकंड है द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ अ फीमेल चाइल्ड। और फोर्थ है द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट। तो यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट होगा हमारा, फर्स्ट एंड थर्ड दे रखा है, तो फर्स्ट तो सही है, थर्ड सही नहीं है। सेकंड एंड फोर्थ, तो यहाँ पर द सेक्स डिटरमाइंड बाय एट द टाइम पर ये होता है, लेकिन सेकंड वाला क्या है, द सेक्स डिटरमाइंड बाय व्हाट इनहेरिट्स फ्रॉम फादर। और थर्ड एंड फोर्थ दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड। तो यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर, द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब कॉम्बिनेशन देखना में, तो कॉम्बिनेशन में तो यही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स की जो प्रॉपर्टीज होती क्या होती हैं, यहाँ पर दे रखी है कुछ, इनमें हमें केवल देखना है कि कौन सा पेयर करेक्ट है। कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल्स। अभी तक दोनों फर्स्ट एंड सेकेंड हमारे करेक्ट हैं। ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। तो यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन सही है, तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉम्बिनेशन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9, बाकी में कुछ स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन हमारे कॉम्बिनेशन चेक करना है कि कॉम्बिनेशन ठीक है कि नहीं। जैसे आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन में ये इन्वॉल्व नहीं होता है, तो इसलिए जो है फर्स्ट एंड सेकंड पेयर ही हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए नर्व सेल द साइट where the electrical impulse is converted into a chemical signal is known as। तो ये साइट कौन सी होती है, इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। जैसे कि ये न्यूरॉन्स है, मान लिया ये न्यूरॉन्स है, तो यहाँ पर जो मसल फाइबर है जो हमारे ऑर्गन्स को क्या करता है, मूवमेंट देता है, तो यहाँ पर से इसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो यहाँ पर कनेक्ट होता है, तो ये डेंड्राइट एक्सॉन जो भी है ये कनेक्ट होता है
मसल से, और इसी की वजह से हमारा अंदर जितने भी इनवॉल्यूंटरी मसल्स हैं जिन ऑर्गन्स में, वो हमारे मूव करते हैं इसी वजह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का सी पार्ट सही हो जाएगा। अब है अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 में स्टोमेटा क्लोजेज व्हेन इट नीड्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल्स। तो ये हो जाएगा हमारा, एक तो सेकंड वाला सही हो जाएगा और सेकंड के साथ में थर्ड वाला, तो ये पेवेरी सही है। होता क्या है कि इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो स्टोमेटा क्लोज कब होता है, जितनी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है उसके बाद वो बंद हो जाता है। और दूसरा जो है वाटर लॉस यानी रूट से एब्जॉर्ब होकर वाटर जब लीव्स तक जाता है तो वाटर, फोटोसिंथेसिस में वाटर चाहिए होता है, तो इसलिए स्टोमेटा क्लोज हो जाता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरी फुलफिल हो जाए, तो वाटर लॉस को रोकता है। तो वाटर फ्लोज आउट ऑफ द गार्ड सेल्स, क्योंकि जैसी गार्ड सेल से वाटर बाहर जाने की कोशिश करता है वैसे ही स्टोमेटा जो है क्लोज हो जाता है। तो हमारा पेयर क्या होगा, सेकेंड और थर्ड का सही है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म मल्टीपल फिजन इज मीन्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये कौन सा होता है, प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम जो है मल्टीपल फिजन हो जाता है इसका, और बहुत सारी सेल्स एक सेल से बन जाती है, तो इसको मल्टीपल फिजन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस should an object be placed to get an image of the same size as that of the object on the screen। तो ये क्या होना चाहिए, at twice the focal length of lens। तो होता क्या है, जो कॉन्वेक्स लेंस है तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये हो गया F, ये हो गया C, इस साइड में भी देख लेते हैं F और ये साइड C। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पे प्लेस करेंगे तो इमेज क्या हो, उसकी सेम लेंथ की हो। तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है, ये होता है, दिस इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ प्लेस करेंगे तभी उसकी इमेज क्या बनेगी, सेम। तो सेम इमेज कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी इसकी, सेम इमेज बनेगी ऐसे। एक तो ये फोकल लेंथ से होती, फोकल पॉइंट से होती जाएगी, और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे बनेगी, मतलब कि ये लगभग यहाँ पर ढंग से नहीं आ रही, स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सही आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 है द लेंस सिस्टम ऑफ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन विच इज कॉल्ड। तो कहाँ इमेज बनती है, रेटिना में बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी पार्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में बता रहा द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज। तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती तो ऐसी ही हैं जैसे बार मैग्नेट में होती है। तो ये मान लिया सोलेनॉइड है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मान लिया नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, तो यहाँ से तो ऐसे जाती है लाइनें, फिर जब अंदर जाती है तो ये क्या हो जाएंगी, ऐसे। ये तो इनसाइड है सोलेनॉइड, ये बार मैग्नेट, उसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो हमेशा पैरेलल होती है। तो ये इनसाइड नहीं है, ये आउटसाइड है। तो ये वाला डायग्राम तो सही नहीं होगा, भले बीच में इसने पैरेलल दिखा रखी है, लेकिन क्या है, इनसाइड पूछा है, तो ये और ये इसलिए रिजेक्ट हो जाएंगे, और ये सही इसलिए हो जाएगा क्योंकि इनसाइड पूछा है। तो जो सोलेनॉइड है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो हमें आउटसाइडर का देखना है नहीं। तो अब है क्वेश्चन नंबर 16, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच द ऑर्गेनिज्म ऑफ सेकंड ट्रॉफिक लेवल आर मिसिंग। तो यहाँ पर सेकंड ट्रॉफिक लेवल, यहाँ पर जो है ग्रास, कोट, लॉइन, तो ये क्या है,
फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, प्रोड्यूसर, और ग्रास भी दे रखा, और लॉयन हो गया, ग्रास हो गया प्रोड्यूसर, सॉरी ग्रास प्रोड्यूसर हो गया, गोट क्या हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, और ये सेकंड कंज्यूमर। यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ये है ग्रास, सेकंड ट्रॉफिक लेवल गोट हो जाएगा, और ये दे रखा। तो यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्रेजेंट है, लेकिन सी वाले में प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर टाइगर है, ग्रास है, स्नेक है, फ्रॉग है। अब ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट। इंसेक्ट यहाँ पे मिसिंग है, और इंसेक्ट को खाएगा फ्रॉग। तो ग्रास तो हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, तो इंसेक्ट या कोई और जो ग्रास को खाता हो वो यहाँ पे एब्सेंट है। यानी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल तो ग्रास है, और सेकंड ट्रॉफिक लेवल जो इंसेक्ट वगैरह ग्रास को खाते हैं वो यहाँ पे एब्सेंट है। तो यहाँ पे सेकंड ट्रॉफिक लेवल क्या है? मिसिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सी पार्ट इसलिए सही हो जाएगा। 17 में दे रखा हमें, यहाँ पर देखे ए बी सी डी 4 अल्टरनेट दे रखे हैं, और यहाँ पर जो क्वेश्चन नीचे दे रखे हैं 17 से लेकर 20 तक, उसमें पहले दे रखा है एजर्सन और दूसरा दे रखा रीजन। तो एजर्सन मतलब कोई फैक्ट है, और दूसरा आर जो है उसमें उसका एक्सप्लेनेशन होगा, वो देखना हमें। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। अब क्योंकि वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होती, कम होती है एज कंपेयर विद एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट, तो उसके कंपेरिजन में कम होती है, इसलिए उनकी ब्रीथिंग जो है ज़्यादा फास्ट होती है। लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या बता रहा है? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर इज वेरी हाई। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट एजर्सन इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो सी वाला पार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 में द रेनबो इज ए न्यूट्रल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ द सनलाइट इन द स्काई। Rainbow is formed in the sky when the sun is overhead and water droplets are also present in air. तो रेनबो कब बनता है? रेनबो पहले बात है नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, वो बात सही है। रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन एयर। तो ऐसा नहीं होता। रेनबो एक्चुअली में कब बनता है? जब जो है सन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, और वाटर ड्रॉप हमारे अगर फ्रंट में वाटर ड्रॉप होती है तो सन कैसे होना चाहिए? हमारे पीछे होना चाहिए, तब जाके हमें रेनबो दिखता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए और आर फॉल्स है, क्वेश्चन नंबर ए इज ट्रू, तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का भी यही होगा। अगला क्वेश्चन है accumulation of harmful chemicals is maximum in the organism at the highest trophic level of a food chain। तो हार्मफुल केमिकल्स जैसे कि इंसेक्टिसाइड है, और फर्टिलाइज़र जो है खेतों से जो केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइज़र होते हैं, वो पानी में बह के वाटर बॉडीज़ में चली जाती हैं, वहाँ पे फिश लेती हैं। तो फिश में क्या होता, वो केमिकल्स क्या होंगे और ज़्यादा स्टोर होंगे। अब हाई ट्रॉफिक लेवल फिश को बड़ी फिश खाएगी, इसमें और ज़्यादा होंगे, कंसनट्रेशन केमिकल्स का और ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि वो फिश के अलावा और भी जो बहुत सारी टाइप की फिश खाएगा। उसी प्रकार जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल आगे बढ़ता रहेगा तो अपने नीचे वाले, क्योंकि ऑर्गेनिज्म बहुत सारे खाएगा वो, तो इसलिए जो है जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा तो उसमें ये हार्मफुल केमिकल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर रीजन में दे रखा हार्मफुल केमिकल्स आर स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डिसीज एंड पेस्ट, वो बात तो सही है। एक्यूमुलेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स मैक्सिमम इन द ऑर्गेनिज्म एट द हाई लेवल, ये भी सही है। तो एक्सप्लेनेशन तो नहीं है और, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर दोनों यानी बी वाला पार्ट सही होगा, जिसमें ये बता रहा कि एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्सन ए। तो क्वेश्चन नंबर 19 का बी वाला पार्ट सही होगा।
अब है क्वेश्चन नंबर 20। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेज द हाइड्रोजन गैस, प्रोड्यूसेस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट्स रिड्यूस्ड। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि ए और आर दोनों करेक्ट भी हैं, आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ई। अब क्यों होगा अभी देखते हैं। हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्व्ड, तो हाइड्रोजन गैस नॉट इवोल्व्ड बोला है जिंक एंड नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस जिंक। तो हाइड्रोजन गैस इवोल्व नहीं होती। अमूमन होता क्या है, एसिड के साथ कोई मेटल रिएक्ट करे तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस जरूर निकलती है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे ही मतलब कि जिंक रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जो इवोल्व होती है, ये बोल रहा है कि नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन गैस रिड्यूस टू वाटर। तो ये क्या बन जाता है, नाइट्रिक एसिड, ये क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज्ड। नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन को तुरंत क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये O2 फ्री करेगा, ये O2 रिएक्ट करके हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेगी, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, H2O हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है जो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है।